हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लॉरिक्स। और आज हम लोग जो है सीआरपीसी और बीएनएसएस जो हम लास्ट लेक्चर में देख रहे थे, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के बारे में, जो कि 3 स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। अब जो है हम उन तीनों के बीच डिफरेंस देखेंगे और उसके बाद जो है कुछ और डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हो गए, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, और भी समन्स केस और वारंट केस का डिफरेंस हो गया। तो ये सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल में डिफरेंस क्या है। तीनों को हम एक साथ देख लेते हैं। इससे ये होगा कि अगर इंडिविजुअली भी ये अगर अलग से भी पूछता है, सपोज दैट अगर पूछ लिया इंक्वायरी और ट्रायल के बीच में डिफरेंस, तो हम इसको और इसको लिख देंगे, यानी कि दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे एज पर अकॉर्डिंग दिस चार्ट। तो यहाँ पे जो है मैं इन तीनों को डिस्कस करूंगा एक साथ। तो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, जैसा कि मैंने बताया था कि तीनों जो है 3 स्टेजेस हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग के। तो ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही इसका हो जाएगा कि ये आपका पहला स्टेज है, फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, और ये आपका सेकेंड स्टेज ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, एंड ट्रायल जो है वो थर्ड स्टेज ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यहीं पे हो गया, पहला फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। एंड द नेक्स्ट डिफरेंस इज, अगर हम उसको डिफरेंस करें प्रोविजन से, तो सबसे पहला डिफरेंस तो स्टेज पे हो गया, और दूसरा डिफरेंस अब डेफिनेशन देख लेते हैं। ये डिफाइंड है कहीं और, ये कहीं और डिफाइंड है, और ये कहीं नहीं डिफाइंड है, ट्रायल कहीं भी नहीं डिफाइंड है। तो सीआरपीसी और बीएनएसएस दोनों में एक साथ देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशन को भी उसी अकॉर्डिंग देखेंगे। सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेशन जो है 2H में डिफाइंड था, और यहाँ पे बीएनएसएस में इन्वेस्टिगेशन डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज L में। ठीक है, तो 2H में आपका C से डिनोट कर देते हैं सीआरपीसी को, और इसको डिनोट कर देते हैं B से, बीएनएसएस। इंक्वायरी जो है आपका सेक्शन 2G में डिफाइंड था, और यहाँ पे सीआरपीसी में, और बीएनएसएस में आपका 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज K में डिफाइंड है, और ट्रायल जो है कहीं नहीं डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। टर्म टर्म जो ट्रायल है वो कहीं डिफाइंड नहीं है थ्रू आउट सीआरपीसी या बीएनएसएस, कहीं भी नहीं। तो ये हो गया आपका दूसरा डिफरेंस। अब अगर तीसरा डिफरेंस की बात करें, तो तीसरा जो है डिफरेंस हम बना सकते हैं इसके ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, कि पर्पस क्या है, इन्वेस्टिगेशन करने का पर्पस क्या है। तो इन्वेस्टिगेशन करने का जो पर्पस है, पर्पस एक ग्राउंड बना सकते हैं डिफरेंस करने का इन तीनों में। तो अगर पर्पस देखा जाए तो टू कलेक्ट एविडेंसेस, इन्वेस्टिगेशन करने का क्या पर्पस है, टू कलेक्ट एविडेंसेस फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। इंक्वायरी और ट्रायल करने के लिए जो एविडेंसेस इकट्ठा करने की जरूरत है वो इन्वेस्टिगेशन के द्वारा किया जाता है। अब इंक्वायरी की अगर बात करें, तो इंक्वायरी का पर्पस ये है टू डिटरमाइन द क्वेश्चन, टू डिटरमाइन द any question but it does not include determination of criminality and innocence, to determine any question। यानी कि इस स्टेज पे जो मैंने बताया था कि जज जो है जुडिशियल माइंड को अप्लाई करेगा और देखेगा कि क्या आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो ये समवॉट इंक्वायरी होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन डिटरमाइन करते हैं, ना कि क्रिमिनलिटी और इनोसेंस को डिटरमाइन करते हैं, नॉट क्रिमिनलिटी एंड इनोसेंस। वो तो आपका ट्रायल के एंड में होता है।
ट्रायल का जो पर्पस है वो है टू डिटरमाइन क्रिमिनलिटी एंड इनोसेंस। यानी कि ट्रायल हम करते क्यों, यही डिटरमाइन करने के लिए ना कि जो अक्यूज्ड है वो इनोसेंट है या फिर गिल्टी है। तो ये चीज डिटरमाइन करने के लिए ही ट्रायल किया जाता है। तो इसका पर्पस, ट्रायल का पर्पस है ये, ना कि इंक्वायरी का। इंक्वायरी का तो पर्पस है कि एनी क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन को डिटरमाइन करना, ना कि उसकी क्रिमिनलिटी या इनोसेंस को डिटरमाइन करने के लिए। तो 3 डिफरेंस हो गया यहाँ पे। अब जो है चौथा डिफरेंस अगर देखें, देयर शैल बी नो एफिडेविट और ओथ। यहां पे किसी भी एफिडेविट या ओथ का देना जरूरी नहीं है। तो इंक्वायरी में क्या रिक्वायर्ड है, इंक्वायरी में जो है आपका एफिडेविट मैंडेटरी हो जाता है। यानी कि जब मजिस्ट्रेट के पास आप जाएंगे तो वहां पे आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, वो अनिवार्य है वहां पे। इंक्वायरी के स्टेज पे अनिवार्य हो जाता है। और ट्रायल में तो एफिडेविट या फिर जो है ओथ लेना वो डिस्क्रिशन हो जाता है। तो यहाँ पे डिस्क्रिशन है कि आप देना चाहते हैं या नहीं, और अगर मजिस्ट्रेट मांगता है तो आपको फिर देना पड़ेगा। अगर वो कह देता है कि इस चीज को जो है एफिडेविट पे दिया जाए तो यहाँ पे देना, आपको देना पड़ेगा। या फिर अगर ऐसे देना चाहते हैं आप तो आप पर डिस्क्रिशन हो जाता है इस स्टेज पे, एफिडेविट या ओथ। तो यहाँ पे हमने 4 डिफरेंसेस को देखा। अब पांचवा अगर देखें, इसको मैं erase कर दूं। पांचवा अगर डिफरेंस देखें तो पांचवा डिफरेंस यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कौन करेगा, इंक्वायरी कंडक्ट कौन करेगा और ट्रायल कंडक्ट कौन करेगा। तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर या फिर एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। तो ये तो हमने इन्वेस्टिगेशन पढ़ते टाइम में देखा था कि इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, बाय हुम, याद होगा आपको। इंक्वायरी का कौन करेगा, तो इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट करता है या कोर्ट करती है, पुलिस ऑफिसर नहीं इंक्वायरी करेगा यहाँ पे, ये हमेशा मैजिस्ट्रेट करेगा। और सेम ट्रायल भी जो है मैजिस्ट्रेट या कोर्ट। तो ये दोनों तो मैंडेटरी है कि इन दोनों को मैजिस्ट्रेट या कोर्ट करेगा। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर भी कर सकता है या फिर कोई अदर पर्सन जो कि मैजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा ऑथराइज किया गया हो। अब अगर प्रोसेस की बात करें, 6th डिफरेंस, तो ये जो है जुडिशियल प्रोसेस नहीं है, नॉट जुडिशियल प्रोसेस। और क्या इंक्वायरी जुडिशियल प्रोसेस है, तो यस, ट्रायल तो जुडिशियल प्रोसेस है ही। तो ऐसे ही हम इजी वे में अगर देखें तो डिफरेंस देख सकते हैं। तो 6 पॉइंट हो गए। सबसे पहला हमने देखा कि वो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, इसमें डिवीजन हो गया। सेकंड हमने देखा प्रोविजन के अकॉर्डिंग, 2H में, सीआरपीसी में, 2L में, 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज L में, बीएनएसएस। इंक्वायरी कहाँ डिफाइंड है, तो 2 क्लॉज 1 2 क्लॉज G में, सीआरपीसी में, और 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज K में, यहाँ पे बीएनएसएस में। और ट्रायल जो है आपका कहीं नहीं डिफाइंड है। उसके बाद पर्पस के अकॉर्डिंग हमने देखा कि पर्पस क्या है इन तीनों का, उसके अकॉर्डिंग हो गया। उसके बाद फिर हमने देखा कि एफिडेविट और ओथ पे, तो एफिडेविट और ओथ पे देखा तो उसमें भी समझ में आया कि किसमें एफिडेविट देना जरूरी है, किसमें नहीं देना जरूरी है। उसके बाद फिर हमने देखा कि
कौन जो है करेगा इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी या ट्रायल, इसके अकॉर्डिंग हो गया। उसके बाद फिर हमने देखा कि ये जुडिशियल प्रोसेस नहीं है इन्वेस्टिगेशन, ये है और ये भी है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया आपको डिफरेंस। एज सच कुछ यहाँ पे समझने वाला नहीं था, क्योंकि हमने इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल पिछले लेक्चर में समझ लिया है। अब आ जाते हैं बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस के बीच में डिफरेंस क्या है। बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बीच में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस जानने से पहले सिमिलैरिटी को देख लेते हैं। बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बीच में सिमिलैरिटी क्या है। सबसे पहला सिमिलैरिटी तो इसके प्रोविजन ही है। सीआरपीसी में इसका जो प्रोविजन था वो सेक्शन 2 क्लॉज ए में दिया हुआ था, दोनों ये भी और ये भी। और बी में जो है, यानी कि बीएनएसएस में जो है आपका सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में दिया हुआ है। ठीक है, ये बीएनएसएस हो गया। तो सबसे पहला तो यही सिमिलैरिटी है कि दोनों जो है सेक्शंस, ये दोनों टॉपिक जो है बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस, ये दोनों टर्म डिफाइंड है एक ही सेक्शन में। तो सीआरपीसी में आपका 2A हो गया और बीएनएसएस में 2C हो गया। अब जो है बेसिस क्या है इन दोनों का जो क्लासिफिकेशन है उसका बेसिस क्या है। तो इन दोनों का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो रिलीज ऑफ अक्यूज्ड और सस्पेक्टेड पर्सन है, कि किस बिहाफ पे रिलीज करेंगे अक्यूज को। और बेलेबल ऑफेंसेस हैं तो यहाँ पे जो बेल है आपका मैटर ऑफ राइट होगा, यानी कि बेल एज अ मैटर ऑफ राइट आप मांगेंगे कि हाँ मेरा अधिकार है बेल, और मुझे स्टेज इस ऑफेंस के लिए बेल मिलना जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में जो है आपको बेल नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं अगर इसको कोई पर्सन कमिट करता है तो वहां पे बेल जो है वो डिस्क्रिशन हो जाता है मैजिस्ट्रेट या कोर्ट का, कि वो बेल देता है कि नहीं उन मामलों में। तो बेल एज अ डिस्क्रिशन है। इसी में एक इम्पॉर्टेंट आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ, जो कि जस्टिस कृष्णा अय्यर का था, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको एंड में आप मेंशन कर सकते हैं। मोती राम एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। मोतीराम एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1978 का केस है, सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस कृष्णा अय्यर बहुत ही बड़े ज्यूरिस्ट कहा जा सकता है। उनका स्टेटमेंट है कि बेल इज एन जनरल रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। तो क्या है, बेल इज अ जनरल रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। यानी कि बेल जो है वो तो एक जनरल रूल है, वो तो देना ही देना है, और जेल जो है वो एक्सेप्शन है, यानी कि जेल जो है एक्सेप्शनल मामले में दिया जाता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, फिलोसफिकल एस्पेक्ट अगर हम देखें तो जेल जो है इसलिए एक्सेप्शन यहाँ बना दिया गया क्योंकि जेल में जो है मोस्टली हैबिचुअल ऑफेंडर्स पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर कोई पर्सन यानी कि कोई भी नया बंदा अगर कोई क्राइम कमिट करता है या फिर गलती से उससे कोई ऑफेंस हो जाता है और उसको जो है हम जेल भेज देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उन हैबिचुअल ऑफेंडर्स के संगत में आके बिगड़ सकता है और ज्यादा, इसलिए रिफॉर्मेटिव अप्रोच लेके हम आए यहाँ पे। और इसीलिए कह दिया गया कि जो बेल है वो जनरल रूल रखा जाए और जेल जो है वो एक्सेप्शनल मामलों में दिया जाए। और एक और रीजन है कि जेल भेजने से अच्छा है कि बेल दे दे, इसलिए प्रेफर किया जा रहा है यहाँ पे कि गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन ना आए, ज्यादा मॉनेटरी बर्डन कह सकते हैं, क्योंकि जेल में जो कैदी जाते हैं फिर वहां पे एक्सपेंसेस होते हैं सरकार के कुछ अपने। तो इसको भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक रिफॉर्मेटिव अप्रोच लेके यहाँ पे आया गया। सबसे मेन तो यही रीजन है कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स की संगत में ना आए और ना ज्यादा बिगड़ जाए,
इसीलिए जो है ये अप्रोच लेके चलते हैं यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। मोतीराम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, साइटेशंस 1978 और सुप्रीम कोर्ट। इसमें जस्टिस कृष्णा अय्यर का स्टेटमेंट है, बेल इज अ जनरल रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, अब आ जाते हैं बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस के डिफरेंस पे। सिमिलैरिटी आपने देखी, अब एक और सिमिलैरिटी देख लेते हैं कि ये जो दोनों हैं, ठीक है, बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस, इसमें फर्स्ट शेड्यूल जब आप देखेंगे सीआरपीसी या बीएनएसएस का फर्स्ट शेड्यूल सेकेंड पार्ट और कॉलम फर्स्ट पार्ट पहला शेड्यूल पहला पार्ट उसका देखेंगे और कॉलम 5 देखेंगे, तो वहां पे जो है जितने भी ऑफेंसेस हैं आईपीसी में या फिर जो उसको रिप्लेस कर रहा है बीएनएस नहीं बीएनएस का, या फिर आईपीसी में जो भी ऑफेंसेस हैं, उन जो बेलेबल है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है उनको यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट शेड्यूल और फर्स्ट पार्ट कॉलम 5 में। अब अदर देन जो ऑफेंसेस हैं, अदर ऑफेंसेस जो है जो आईपीसी या बीएनएस में नहीं मेंशन है, ठीक है, जो अदर ऑफेंसेस हैं जो कि यहाँ आईपीसी और बीएनएसएस के अलावा भी तो बहुत सारे ऑफेंसेस अदर एक्ट्स में हैं, या फिर कोई ऐसे ऑफेंसेस हैं जो इसमें नहीं मेंशन्ड हैं, तो उन सारे ऑफेंसेस को देखने के लिए हमें फर्स्ट शेड्यूल का पहला पार्ट कॉलम 3 देखेंगे। ठीक है, सॉरी ये सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट शेड्यूल सेकंड पार्ट और कॉलम 3 देखेंगे तो हमें अदर ऑफेंसेस के बारे में पता चल जाएगा। तो ये सिमिलैरिटी 3 रहा। पहला तो प्रोविजन की सिमिलैरिटी रही, दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किस लिए किया गया है कि रिलीज ऑफ अक्यूज्ड या सस्पेक्टेड पर्सन, किस बिहाफ पे रिलीज हो रहा है। ठीक है, बेलेबल ऑफेंसेस और नॉन बेलेबल में डिवीजन हो गया उसका। सिमिलैरिटी में तीसरा देखेंगे तो शेड्यूल देखेंगे। यहाँ पे शेड्यूल में जब देखेंगे तो पहला शेड्यूल पहला पार्ट और कॉलम 5 जो है वो ऑफेंसेस आईपीसी और बीएनएस के बारे में है। अदर ऑफेंसेस आईपीसी और बीएनएस में जो नहीं ऑफेंसेस हैं, जैसे कि अदर ऑफेंसेस हैं जो अदर एक्ट्स में मेंशन है, तो वो उसके लिए हम फर्स्ट शेड्यूल सेकंड पार्ट और कॉलम 3 देखेंगे। अब आ जाते हैं हम उस पे डिफरेंस पे। सिमिलैरिटी हमने देख ली, अब आ जाते हैं डिफरेंस पे। तो पहला डिफरेंस अगर हम देखें, डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन कॉमन दिया हुआ है, तो डेफिनेशन में ये कह दिया गया, बेलेबल ऑफेंस को जब उसने डिफाइन किया तो ये कहा कि ऐसे ऑफेंसेस, एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल shown as bailable in the first schedule of CRPC, BNSS, ठीक है, और which is made available for the time being in force। तो ये यहाँ पता चल गया कि इसका डेफिनेशन जब हम देखें तो एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी या बीएनएस, ऐसे ऑफेंसेस जो कि बेलेबल बताए गए हैं कहां पे, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी बीएनएस, जो कि हम पहले देखे कि उसका जब हम क्या देखेंगे, फर्स्ट शेड्यूल का फर्स्ट पार्ट और कॉलम 5 देखेंगे, तो जो भी ऑफेंसेस आईपीसी या बीएनएस में दिए गए हैं
वो उसमें से कौन सा बेलेबल है कौन सा नॉन बेलेबल है वो उस पार्ट में दिया हुआ है कॉलम 5 में। और अदर ऑफेंसेस अगर देखें तो वो सेकंड पार्ट के कॉलम 3 में दिया हुआ है। तो ये समझ में आ गया, डायरेक्ट मेंशन कर दिया इसने कि जो भी बेलेबल बताए गए हैं फर्स्ट शेड्यूल में सीआरपीसी या बीएनएसएस में। और नॉन बेलेबल ऑफेंस को कुछ डिफाइन ही नहीं किया, उसने कह दिया अदर देन बेलेबल ऑफेंसेस जो भी हैं वो सारे नॉन बेलेबल ट्रीट किए जाएंगे। यानी कि ये रेसिड्यूरी ऑफेंसेस की बात कर दिया यहाँ पे, ये अदर ऑफेंसेस जो कि रेसिड्यूरी ऑफेंसेस हैं उनको जो है नॉन बेलेबल ट्रीट कर लिया जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें ऑफेंसेस अदर देन आईपीसी और बीएनएस में सॉरी आईपीसी और बीएनएस में के अलावा जो अदर ऑफेंसेस हैं उनमें डिवीजन कैसे किया जाए कि ये बेलेबल होगा या नॉन बेलेबल होगा। ये तो बता दिया गया कि फर्स्ट शेड्यूल में सेकेंड पार्ट में और कॉलम 5 में जो भी कॉलम 3 में जो भी ऑफेंसेस होंगे अदर देन आईपीसी या बीएनएस वो बेलेबल या नॉन बेलेबल होंगे। बट वो किस बिहाफ पे बेलेबल माने जाएंगे और किस बिहाफ पे नॉन बेलेबल माने जाएंगे। तो बेलेबल की अगर बात किया गया जो कि सेकेंड पार्ट में दिया, अदर ग्राउंड क्या है इसका, अदर ऑफेंसेस, उसमें कैसे डिवीजन किया जाए कि ये बेलेबल होगा या नॉन बेलेबल होगा। तो उसमें डिवीजन पनिशमेंट के अकॉर्डिंग किया गया कि अगर वो ऑफेंस का पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लेस देन 3 इयर्स है और फाइन, यानी कि वो जो अदर ऑफेंसेस हैं अदर एक्ट्स में वो अगर उनका जो पनिशमेंट दिया हुआ है उसमें इम्प्रिजनमेंट जो है लेस देन 3 इयर्स है या फिर केवल वो फाइन से पनिशेबल है, यानी कि उनमें सजा जो है वो 3 साल से कम की है और या फिर फाइन से केवल पनिशेबल है, तो उनको बेलेबल ट्रीट कर लिया जाएगा। और इसका अगर वाइस वर्सा देखें तो 3 इयर्स और मोर विथ फाइन वाले जो भी मामले हैं उनको नॉन बेलेबल देख लिया जाएगा। तो ये एक डिफरेंस हो गया। अब राइट एंड डिस्क्रिशन की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि बेलेबल ऑफेंस में क्या होता है, बेलेबल ऑफेंस में पहले ग्राउंड देख लेते हैं, राइट एंड डिस्क्रिशन का ग्राउंड है ये, इस पे हम डिफरेंस देख रहे हैं। तो बेलेबल में एज अ मैटर ऑफ राइट आप क्लेम करते हैं, बेल जो है एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम करते हैं, वेयर एज नॉन बेलेबल में डिस्क्रिशन होता है मजिस्ट्रेट या कोर्ट का कि वो आपको बेल देता है या नहीं देता है। तो ये एक डिफरेंस हो गया। और अगला अगर डिफरेंस देखें एंटिसिपेटरी बेल के मामले में, एंटिसिपेटरी बेल टॉपिक अलग से हम देखेंगे, बस एक शॉर्टली अगर इसको मैं समझाने की कोशिश करूं तो एंटिसिपेटरी बेल जो है सबसे पहले तो आप ये जानिए कि सीआरपीसी में अंडर सेक्शन 438 दिया हुआ है और नए वाले एक्ट में अंडर 482, बीएनएसएस में और सीआरपीसी में। तो सीआरपीसी में सेक्शन 438 में दिया हुआ है और नए वाले में 482 में दिया हुआ है। तो एंटिसिपेटरी बेल जो है केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए दिया जाता है सबसे पहली चीज। और एंटिसिपेटरी बेल जो है वो ऐसा बेल है अगर हमें एप्रीहेंशन है कि मुझे इस कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, मुझे ये डर है कि मुझे इस कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, अभी किया नहीं गया है, गिरफ्तार किया जा सकता है, तो अब मैं जो है एंटिसिपेटरी बेल की डिमांड कर लेता हूं पहले से ही। और जब पुलिस ऑफिसर मुझे अरेस्ट करने आते हैं तो मैं अपना एंटिसिपेटरी बेल दिखा के बच सकता हूँ अरेस्ट होने से। तो ये एंटिसिपेटरी बेल है। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम ये प्रोविजन पढ़ रहे होंगे, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा एंटिसिपेटरी बेल पे, तो वहां पे डिटेल में देखेंगे। एंटिसिपेटरी बेल बेलेबल ऑफेंस के लिए क्या दिया जा सकता है, तो जवाब है नहीं, ये डिफरेंस का एक ग्राउंड बन सकता है। और नॉन बेलेबल ऑफेंस में तो यस, जनरली नॉन बेलेबल ऑफेंस वही ऑफेंस होते हैं जो कॉग्निजेबल नेचर के होते हैं, यानी कि संज्ञेय अपराध होते हैं।
तो यहाँ पे जो है एंटिसिपेटरी बेल जो है दिया जा सकता है। तो ये हो गया आपका बेलेबल और नॉन बेलेबल का डिफरेंस। तो आज हमने जो है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल का डिफरेंस देखा और बेलेबल और नॉन बेलेबल का डिफरेंस देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर जो मैं बनाऊंगा उसमें जो दोनों डिफरेंस बच गए हैं, यानी कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के डिफरेंस, वो देखेंगे। और अगला देखेंगे समन्स केस और वारंट केस में क्या डिफरेंस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर जो है सही लगा होगा और चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं बहुत ही कोशिश करता हूँ कि मतलब आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर सकूँ, क्योंकि जितना आसानी से लॉ को समझा जा सकता है उतनी आसानी से ही समझे तो सही है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी के साथ समझेंगे तो लॉ कभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जो भी वर्डिंग्स यूज़ किए होते हैं बेयर एक्ट में वो बहुत ही डिफिकल्ट लगते हैं कई बच्चों को, तो वो जो है समझ में नहीं आता है। तो प्रॉपर वे से देखना बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग माई चैनल। थैंक यू।